नमस्ते। मैं प्राध्यापक शिरीष कुलकर्णी बड़ौदा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक रहा और बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का कुलपति रहा। आज एक बार फिर से समाचार जरा हटके डोनाल्ड ट्रम्प जी के साथ शुरू करते हैं। उनका ये द्वितीय कार्यकाल शुरू हुआ है। पूरे विश्व को उन्होंने हिला के रख दिया है। उसमें सबसे बड़ा जो शब्द प्रयोग रहा है वो रेसिप्रोकल टेरिफ, कि आप लोग जितना टैक्स लगाओगे अमेरिका की वस्तुओं के ऊपर, उतना ही हम आपकी वस्तुओं पर उतना ही कर टेरिफ लगाएंगे। यही रेसिप्रोकल टेरिफ का मतलब है। उन्होंने वैसे 2 अप्रैल से शुरू करने के लिए सोचा था, लेकिन बाद में कुछ राष्ट्रों के लिए, कुछ देशों के लिए उन्होंने फिर से इसे 3 माह के लिए टाला। यानी अभी ये रेसिप्रोकल टेरिफ नहीं है। लेकिन बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हमारे भारत के अमेरिका के साथ चल रहे हैं। बहुत स्लो चल रहे हैं, लेकिन कुछ प्रगति, कुछ आगे बढ़ रहे हैं ऐसा दिखता है। उसका एक नमूना तो ये भी है, अमेरिका में जाने के लिए फ्लाइट से 17-18 घंटे लगते हैं। यानी अमेरिका यहाँ से बहुत दूर है। अमेरिका चाहता है कि उसका क्रूड ऑयल भारत खरीदे, नहीं तो आज तक स्थिति ये थी कि हम ट्रेड सरप्लस में थे अमेरिका के साथ। यानी क्या, हम जितना निकास करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, वो ज़्यादा था और अमेरिका से इंपोर्ट होता था वो कम था। इसलिए अमेरिका को उसमें नुकसान हो रहा है और अमेरिका फर्स्ट ऐसा डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं। इसलिए उन्होंने कुछ आइटम्स के ऊपर निकास करने के लिए सोचा वो भारत खरीदे। इस प्रकार से हमारे लिए क्रूड की समस्या तो है, कच्चा तेल की समस्या तो है। इस कच्चे तेल को हमको अमेरिका से लेना, यानी 2-3 माह लगेंगे दरिया से आते हुए, ट्रांसपोर्ट चार्ज भी बढ़ेंगे। लेकिन जब हमने शुरू किया यूएस से $0.48 बिलियन का हमने खरीदा अमेरिका से, 2025 की बात कर रहा हूँ, तो उसको अगर हम तुलना करते पिछले पिछले परसेंटेज चेंज कितना हुआ, तो वैल्यू के हिसाब से 347% हमने बढ़ाया, 347%। और वॉल्यूम क्वांटिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो 408% का क्रूड ऑयल हम अमेरिका से ले चुके हैं। अब सोचिए, इसकी वजह फिर रशिया हमें सस्ता देता है। आज भी रशिया से सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल भारत में आता है, वो है करीब $3.61 बिलियन। लेकिन घट रहा है आजकल, अमेरिका हमें डिस्काउंट में नहीं दे रहा है। इसकी वजह से 19% तक वैल्यू के हिसाब से घट गया और वॉल्यूम के दृष्टि से करीब 105% घटा है। इराक से भी हमें पास आता है, वो है $2.29 बिलियन का आता है, लेकिन उसमें भी कटौती आई है, करीब 10% वॉल्यूम के दृष्टि से, वैल्यू के दृष्टि से घटा है। वैसे सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ऐसे कुल मिलाकर हमारे पास सारा क्रूड ऑयल आता है। टोटल मिलाकर जो हमारा इंपोर्ट है क्रूड ऑयल का, वो $10 बिलियन है, जबकि वैल्यू के दृष्टि से वो माइनस हुआ, घटा है 16%, और वॉल्यूम के दृष्टि से 8 यानी 9% तक घटा है। तो इस प्रकार की स्थिति है। पता नहीं आगे जाकर क्या हम क्रूड ऑयल सारा का सारा वहाँ से लेंगे, मालूम नहीं। आगे बढ़ते हैं।
आप शायद जानते होंगे कुछ समय पूर्व 0.50 यानी 50 बेसिस पॉइंट पर रेपो रेट आरबीआई ने घटाया। कितने साल के बाद? करीब 2-3 साल तो ऐसे लगे कि जिसमें रेपो रेट हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उस मॉनेटरी पॉलिसी के हिसाब से नहीं घटाया था। लेकिन अभी कुछ दिन पूर्व आरबीआई ने फिर से 25 बेसिस पॉइंट हमारा रेपो रेट घटाया। यानी बैंकों के लिए पैसा आरबीआई की तरफ से मिलने का सस्ता हो गया। स्वाभाविक है कि अब ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स एससीबी वह भी अपने ग्राहकों को लोन देना है तो उसको भी उन्होंने कटौती की है। नॉर्मली क्या होता है, ये कार लोन है, होम लोन है, ऐसे लोन्स में ब्याज के दर घटाए गए। अगर हम देखें तो पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया दोनों की स्थिति यही थी। 25 बेसिस पॉइंट के पहले 9.10 यानी 9 रुपये और 10 पैसा प्रतिशत होम लोन और कार लोन पर वो लोग लेते थे। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का हम देखें तो 8.90 इतना पहले था, लेकिन ये जो रेपो रेट घटा उसकी वजह से ये घटकर 8.65 हो गया। इंडियन बैंक का 9.05% ब्याज दर था, वो घटकर अब 8.70 हो गया। यूको बैंक है जो 9.6 9 रुपया 60 पैसा प्रतिशत वो ब्याज लेते थे, अभी घटकर वो 8 रुपया और 80 पैसा हुआ है। यानी कम हुए हैं, होम लोन सस्ते हुए, ऑटो लोन भी सस्ते हुए, क्योंकि ये आरबीआई ने रेपो रेट घटाया है, इसकी वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अगर पैसा है, कुछ पैसा हम बचाते हैं, तो वो उस बचे हुए पैसे को हम कबाड़ में रखते तो नहीं हैं, अलमारी में रखते तो नहीं हैं, उसे हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ डेब्ट इक्विपमेंट्स में डालते हैं। तो जो डेब्ट में आता है या कॉम्बिनेशन इक्विटी और डेब्ट ऐसा भी होता है, तो नॉर्मली म्यूचुअल फंड्स में लोग अपना पैसा रोकते हैं, वहाँ से उन्हें कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ रिटर्न मिलेगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा, ऐसी अपेक्षा रहती है। लेकिन क्या है, रिजल्ट्स क्या आए हैं? सोचिए कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ये म्यूचुअल फंड का है, 5 साल तक अगर हमने उसमें पैसा डाला है तो हमें 26% 5 साल में रिटर्न मिल रहा है। नहीं, सबसे अच्छा, इससे अच्छा तो और कोई है हो ही नहीं सकता। लेकिन वही अगर 10 साल करेंगे तो 15% रिटर्न मिलता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के। दूसरे नंबर पर आता है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फंड। वो 15.5% तक का रिटर्न 5 साल के लिए देता है और करीब 11.5% वो 10 साल के लिए रिटर्न दे रहा है। वैसे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का भी अच्छा है, वो भी 18% का रिटर्न देता है 5 साल में और करीब 9.8% तक का रिटर्न 10 साल में वो देते हैं। यानी हमारा पैसा अगर हमें रोकना है तो सोचना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में हम डालें, इस प्रकार से हमें मुनाफा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कई बार ये कहा जाता है कि भाई महंगाई है, बेरोजगारी है, तो यह महंगाई और बेरोजगारी अगर है तो फिर मिडिल क्लास, मैं अपर मिडिल क्लास भी नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ,
तो मिडिल क्लास के पास इतना पैसा डिस्पोजल का है, यानी खर्च करने के लिए उनके पास इतना पैसा है कि वो होटल्स में भी जाते हैं, और अच्छे होटल जैसे लेमन ट्री होटल है, हिल्टन है, एस्कॉट है, ऐसे बड़े बड़े होटल्स में उनका एसोसिएशन है। उस एसोसिएशन का एक कॉन्फ्रेंस हुआ। उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि वे मिडिल क्लास के पास डिस्पोजेबल इनकम, खर्च करने के लिए पैसा ज़्यादा है, इसलिए वो डोमेस्टिक टूरिज़्म बढ़ रहा है। क्यों? मिडिल क्लास के लिए। तो ये जो टूरिज़्म बढ़ रहा है तो उसके लिए होटल्स अकोमोडेशन यानी गैप, कितने रूम्स चाहिए और कितने रूम है, उसमें जो डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को पूरा करने के लिए इन सारी होटल्स ने करीब करीब डबल रूम की संख्या करने का सोचा है आने वाले 2028 तक। यानी एक तरफ हम महंगाई कहे, बेरोजगारी कहे, और दूसरी बार कहे तो भाई मिडिल क्लास का टूरिज़्म का एक्सपेंसेस बढ़ गया है, उनके पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है। तो पता नहीं क्या हकीकत क्या समझे हम, मालूम नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक फूड इन्फ्लेशन, महंगाई के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये फूड इन्फ्लेशन है, उसकी वजह से टोटल इन्फ्लेशन बढ़ता है। हमने देखा है वो वेजिटेबल्स की वजह से, सब्जी मंडी में जो मार्केट में भाव चल रहे हैं उसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन बढ़ा। तो हमने देखा अभी कुछ कम हुआ है, वेजिटेबल्स के भाव भी कुछ कम हुए हैं, लेकिन उसमें और एक कंपोनेंट होता है सब्जी के बिना भी, वो है दालें, पल्सिस। जैसे तूर दाल है, मूंग दाल है, चना है, तो ऐसी दालों के भाव भी असर करता है फूड इन्फ्लेशन के लिए। तो ऐसे फूड इन्फ्लेशन के दाल की वजह से अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि हम पूरा का पूरा दाल का प्रोडक्शन अपने देश में ही कर पाते हैं, हमें दाल को इंपोर्ट भी करना पड़ता है। और इंपोर्ट ये तो अच्छा है कि दाल के इंपोर्ट पर कोई ड्यूटी लगती नहीं है, नहीं तो वो इंपोर्ट की हुई दाल भी हमें ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, ऐसा है। लेकिन हकीकत ये है कि आजकल दाल 2025 का जो इंपोर्ट है वो 13 लाख टन हमने चना इंपोर्ट किया। उड़द है जो 8 लाख टन हमने इंपोर्ट किया। तूर दाल को 12 लाख टन, पीला वटाना येलो पीस वो हमने 20 लाख टन इंपोर्ट किया है। ऐसा नहीं कि भारत में ये बनता नहीं, भारत में भी 210 लाख टन कुल मिलाकर सारी दालें बनती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम स्वनिर्भर है, यानी बिना इंपोर्ट किए हमारी दाल के बाद चलेगी, ऐसा नहीं है। इसलिए हम इंपोर्ट भी करते हैं, तो इसकी वजह से भी भाव बढ़ सकते, सिवाय के कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है। बस इन्हीं बातों से मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आभार।